नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम है बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए, उसी के सिलेबस रिलेटेड कल भी हमने दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 7-8 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आपके सिलेबस ओरिएंटेड जो क्वेश्चन था, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आने की संभावना है दोस्तों, या उसी बेस्ड पर, उसी कॉन्सेप्ट बेस पर वो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में भी हम कुछ आपके जो पेपर 2 का सिलेबस है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके कंसेप्ट को भी बिल्डअप करेगा और एग्जाम में भी हो सकता है कि पूछा जा सकता है। ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ऑलराइट, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ओके दोस्तों, और एग्ज़ाम शायद आपका नेक्स्ट मंथ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि डेट वगैरह तो निकल चुका है। अगर एवरीथिंग सब प्रॉपर रहा, ठीक ठाक रहा, तो नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम हो जाएगा। वैसे भी बहुत डिले हो चुका है, जनवरी का फॉर्म है और नवंबर आने वाला है, तो नेक्स्ट मंथ आई थिंक एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके, तो अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही आपके लिए बेटर रहेगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, उतना बेहतर आप कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा बेहतर भीतर से दोस्तों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ से। कल भी कुछ हम क्वेश्चन किए थे, वो आपका जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट था आपका, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन वगैरह से रिलेटेड कल क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे। आप नहीं देखें दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और पेपर 2 से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारा हमने कंसेप्ट भी, मतलब पहले भी बहुत सारे डिस्कस कर चुका है, वो उसका भी आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। पोल्यूटर भुगतान सिद्धांत क्या है, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या है? तो चारों ऑप्शन देखिए दोस्तों। फर्स्ट है, दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्ट जनरेशन शुड इंश्योर इट्स सेफ डिस्पोजल। अवशिष्ट उत्पादन के लिए जिम्मेवार लोगों को उसके सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करना चाहिए। सेकंड है, वेस्ट जनरेटेड शुड बी रिसाइकल्ड। उत्पन्न अवशिष्ट पुनर्चक्रित किया जाना चाहिए। सी है, वेस्ट जनरेशन शुड बी सेफली डिस्पोज्ड यूजिंग वेरियस मेथड बाय द गवर्नमेंट। अवशिष्ट उत्पादन का सुरक्षित निपटान सरकार की विभिन्न विधियों के प्रयोग द्वारा किया जाना चाहिए। डी, दोज रिस्पॉन्सिबल वेस्ट जनरेशन शुड पे फॉर इट्स कलेक्शन एंड सेफ डिस्पोजल। ऑब्वियसली दोस्तों, चारों ऑप्शन में यदि देखें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, दोज रिस्पॉन्सिबल वेस्ट जनरेशन मतलब जो वेस्ट को जनरेट करेगा वही पे करेगा, शुड पे, उसी को पे करना चाहिए उसके कलेक्शन और सेफ डिस्पोजल के लिए। ऑल राइट, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। 80 का डी ध्यान रखिएगा, 80 का डी है। नेक्स्ट 81 नंबर, द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में आप बदल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से। द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर बाय प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। हिंदी में देखिए, पौधे या सूक्ष्म जीवियों द्वारा ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? डिटैनिंग, डेटनिंग या बायो रिफाइनिंग कन्वर्जन। थर्ड है बायो कन्वर्जन, जैव रूपांतरण, या बायोलॉजिकल मैट्रिक कन्वर्जन। तो ऑब्वियसली दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट है, बायो कन्वर्जन, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट के थ्रू आप कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, बायो कन्वर्जन। आप प्लांट को भी देखते हैं, प्लांट क्या करता है, जो CO2 है और H2O आप देते हैं उसका, वो उसको, ये आपका मतलब बाहरी स्रोत है, और इससे ये एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज बना देता है। प्लांट जो ऑटोट्रॉप है ये उसका ग्लूकोज बना देता है, तो CO2 और H2O की मदद से। तो प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यही क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके जो वेस्ट है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल देता है, या कह सकते हैं एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल देता है, तो उसको क्या कहते हैं, बायो कन्वर्जन। बायो मतलब जैव, चाहे प्लांट हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है, लिविंग थिंग है, इसलिए इसको हम बायो कहते हैं, बायो के अंदर इसको रखा जाता है। 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिड्यूसिंग हैजार्डस वेस्ट। देखिए, हैजार्डस वेस्ट को, हैजार्डस आप जानते हैं बहुत ही खतरनाक वेस्ट है अपने आप में, उसको मतलब रिड्यूस करने का, कम करने का कौन सा एक तरीका नहीं है? निम्न में से कौन सी एक हानिकारक अपशिष्ट में कमी लाने का विधि नहीं है? फर्स्ट है, एलोइंग फंजाई टू ब्रेक डाउन पेट्रोलियम स्लज। जो पेट्रोलियम स्लज है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम फंजाई का यूज़ कर सकते हैं, कवक का यूज़ कर सकते हैं। बी है, यूजिंग नॉन टॉक्सिक बीड्स इंस्टीड ऑफ सॉल्वेंट टू क्लीन मेटल पार्ट। धात्विक भाग को साफ करने के लिए विलायकों की बजाय हम अविषाक्त मानकों का प्रयोग करना। सी है, यूजिंग नॉन टॉक्सिक मेटल और इंस्टीड ऑफ सॉल्वेंट टू क्लीन मेटल पार्ट। धात्विक भाग को साफ करने के लिए विलायकों की बजाय अभिशाप्त धात्विक अयस्कों का प्रयोग करना। और डी है, बर्निंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन स्पेशली डिजाइंड इंसिनरेटर।
चारों ऑप्शन देखिए दोस्तों, हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड, कौन सा एक तरीका नहीं है। देखिए कौन सा एक तरीका नहीं है, तो सबसे पहले हम एक ऑप्शन डी देखें, बर्निंग टॉक्सिक सब्सटेंस इन स्पेशली डिजाइन इंसिनरेटर। ऑब्वियसली ये होता ही है, ये किया ही जाता है। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, आपने बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ा होगा दोस्तों, बायोमेडिकल वेस्ट में जो टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है उसको क्या करते हैं, इंसिनरेटर में उसको हम क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं। तो डी ऑप्शन तो करेक्ट है, ये हम कर सकते हैं। हमसे पूछा है कौन हम नहीं कर सकते हैं। यूजिंग नॉन टॉक्सिक मेटल और इंस्टीड ऑफ सॉल्वेंट टू क्लीन मेटल पार्ट, बिल्कुल हम नॉन टॉक्सिक मेटल का यूज़ कर सकते हैं, मतलब सॉल्वेंट के हिसाब स्थान पे हम, ये भी सही है। बी है आपका, यूजिंग नॉन टॉक्सिक बीड्स इंस्टीड ऑफ सॉल्वेंट टू क्लीन मेटल पार्ट, ये भी सही है। नॉन टॉक्सिक बीड्स का हम प्रयोग कर सकते हैं सॉल्वेंट के प्लेस पर, ताकि मेटल पार्ट को क्लीन किया जा सके। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सॉरी, फर्स्ट एलोइंग फंजाई टू ब्रेक डाउन पेट्रोलियम स्लज। देखिए पेट्रोलियम स्लज को हमको ब्रेक करना है। पेट्रोलियम स्लज मतलब होता है क्या कि पेट्रोल, आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े देश है कंटेनर में उसको पेट्रोल को लाद के और शिप के माध्यम से अधिकतर पेट्रोल को जो है इंपोर्ट किया जाता है हमारे कंट्री में। हम अधिकतर पेट्रोल इंपोर्ट ही करते हैं, हमारे यहाँ जो पेट्रोल निकलता है बहुत कम निकलता है। तो मान लीजिए कभी कभार क्या होता है कि पेट्रोल लीक हो जाता है, कुछ आपका जो कंटेनर उसमें लीक हो गया तो वो पूरे समुद्र में फैल जाता है। तो जो वहाँ का जो एक्वेटिक लाइफ है, मरीन लाइफ है, समुद्र में बहुत सारा मरीन लाइफ है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए, पेट्रोलियम स्लज को ब्रेक करने के लिए फंजाई का यूज़ कर सकते हैं क्या? क्या ये मतलब बेनिफिशियल रहेगा? ऑब्वियसली फंजाई तो उसको ब्रेक कर देगा दोस्तों, लेकिन फंजाई के लाइफ पर भी तो प्रभाव पड़ेगा, फंजाई इसमें डेड हो जाएगा। और कह सकते हैं प्रकृति में बनाया हुआ हर एक चीज़ का अपना महत्व है, किसी को मतलब हम इस प्रकार से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। तो फंजाई को हम हजार्डस वेस्ट, मतलब एक वेस्ट को कम, मतलब हमको ख़त्म करने के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर रहे हैं, ये अपने आप में तर्क संगत नहीं है। ऑल राइट, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि अलोइंग फंजाई टू ब्रेक डाउन पेट्रोलियम स्लज, पेट्रोलियम स्लज को हम ब्रेक डाउन करने के लिए फंजाई का यूज़ करें, ये अच्छी बात नहीं है। ऑल राइट, तो ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों। हमसे पूछा है नॉट, तो फर्स्ट, मतलब एक को आप सही करने के लिए दूसरे को आप मार रहे हैं, कोई नॉन में और कोई आपके पास केमिकल वगैरह है तो उसे हम कर सकते हैं, लेकिन फंजाई का प्रयोग करके नहीं। ये नैतिक स्तर पर भी सही नहीं है। ओके, 83 देखते हैं। 83 देखिए दोस्तों, द प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग फैसिलिटीज़ फॉर CND वेस्ट शुड बी लोकेटेड एट लीस्ट। देखिए द प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग फैसिलिटीज़, जो CND वेस्ट आपका कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन जो वेस्ट है दोस्तों, उसका जो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ या रीसाइक्लिंग फैसिलिटीज़ कितना दूरी पर होना चाहिए, शुड बी लोकेटेड। CND अपशिष्ट के प्रक्रमण या पुनर्चक्रण सुविधा को कम से कम कितनी दूरी स्थापित करना चाहिए, मतलब अगर आप कहीं रहते हैं वहाँ से CND वेस्ट को अगर प्रोसेस करना है, रिसाइकिल करना है, तो कितनी दूरी पर, आप दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए फर्स्ट है 1000 मीटर अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरियाज, मतलब 1 किलोमीटर दूर रखिए या आधा किलोमीटर दूर रखिए, 7 किलोमीटर दूर रखिए या 5 किलोमीटर दूर रखिए। तो बेस्ट क्या रहता है कि 500 मीटर अवे, मतलब हाफ किलोमीटर अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरियाज। जो भी रेसिडेंशियल एरियाज हैं उसके 5 किलोमीटर के रेंज में, 5 किलोमीटर के रेंज में ही CND वेस्ट का जो प्रोसेस करता है इस प्रकार का इंस्टीट्यूट वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होना चाहिए। ऑल राइट, उसकी फैसिलिटी मतलब हाफ किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। 83 का बी, आपको पता होगा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों, एक ये संस्था है, एक है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है दोस्तों? तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका न्यू दिल्ली में, और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की में। ये दोनों जो है CND वेस्ट, जो आपका CND वेस्ट निकलता है उसको यहाँ पर प्रोसेस करने का, कह सकते हैं रिसाइकिल करने का इसके पास फैसिलिटीज़ वगैरह है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है। CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? तो आपका रुड़की उत्तराखंड, और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI ये आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट 84, विच इज़ द लीस्ट डिज़ायरेबल ऑप्शन इफ़ यू वांट टू लोअर इम्पैक्ट इन्वायरमेंट। यदि आप पर्यावरण को कम प्रभावित करना चाहते हैं तो कौन सा एक न्यूनतम वांछनीय विकल्प है, मतलब आप पर्यावरण को किसी प्रकार का ऑब्वियसली नुकसान तो होगा ही, मतलब कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो सबसे लीस्ट डिज़ायरेबल ऑप्शन, सबसे कम आप कौन सा ऑप्शन चॉइस कीजिएगा? फर्स्ट है रीयूज़ तो बहुत बेहतरीन तरीका दोस्तों पर्यावरण को बचाने के लिए। आपको जो भी है वेस्ट है उसका हम कोशिश करें कि उसका रीयूज़ कर सके। ऑब्वियसली सबका रीयूज़ तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिसका भी रीयूज़ होने की संभावना है उसको हमको रीयूज़ करना चाहिए। जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोस्तों क्या होता है, ये
आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और इसको क्या करना चाहिए, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम इसका रीयूज़ ही कर सकते हैं। ओके, इस ये तो डिकम्पोज होगा नहीं, तो कोशिश करेंगे इसका हम रीयूज़ ही करें, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नॉन डिकम्पोजेबल होता है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, वो डिकम्पोज हो जाता है, उसमें ज़्यादा मतलब कोई नहीं दिक्कत है। ओके, तो इस प्रकार का हमको रीयूज़, तो रीयूज़ बेहतर तरीका है, इससे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। हमसे पूछ रहा है कि लीस्ट डिजायरेबल ऑप्शन। सेकंड है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन डीप इंजेक्शन वेल। देखिए, अगर मान लीजिए किसी वेस्ट से ज़्यादा नुकसान है, जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट आपने सुना होगा, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है दोस्तों, उसको क्या किया जाता है कि डीप पहाड़ी एरिया में, डीप मतलब सब कम से कम आधा किलोमीटर, हाँ 500 मीटर नीचे गड्ढा खोद के उसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट को रख दिया जाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव वेस्ट है, वहाँ से कहीं कोई ना कोई रेज वगैरह अल्फा बीटा गामा ये सब निकल सकता है, और जो ह्यूमन लाइफ के लिए या किसी भी लिविंग लाइफ के लिए नुकसान पहुँचा सकता है। तो डीप इंजेक्शन भी एक बढ़िया तरीका है, या तो आप अगर करना पड़े तो ये कर सकते हैं। थर्ड है वेस्ट पुट इन लैंडफिल। ये सबसे खतरनाक है दोस्तों, हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी को करते हैं, क्योंकि ये इजी है। आदमी कौन सा काम करता है, आदमी वही काम करता है जो आसान हो, ना कि बेहतर हो। आदमी वो काम करता है जो आसान हो, जो कि गलत है। ओके, वेस्ट पुट इन लैंडफिल, हमारे पास मतलब हम सोचते हैं आसानी से चलो अपना छुटकारा तो पा लिया, हम लैंडफिल में जाकर उसको फेंक देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका बहुत भयंकर नुकसान है जो आए दिन हम सबको झेलना पड़ता है। ओके, तो ये मतलब सबसे कम लीस्ट डिजायरेबल ऑप्शन है। रिसाइकलिंग तो बेहतर तरीका है, आप उसका रीयूज़ करें, रिसाइकल करें, ये सब तो बढ़िया है। रिड्यूस करें, ये सब तो वेस्ट को मतलब कम करने का बेहतरीन तरीका है, ताकि इन्वायरमेंट पर कम से कम प्रभाव पड़े। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। ऑल राइट, तो देख लीजिए कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं दोस्तों। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, ताकि आगे और हम क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस कर सकें, बहुत सारा क्वेश्चन हम ला सकें और आपके साथ डिस्कस कर सकें। ऑल राइट, ओके दोस्तों, यदि आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं तो देखिए दोस्तों, कई सारा बुक जो है, आज ही ये बुक हमारे पास आया है, हमने भी इस बुक को मंगाया था, साइकोलॉजी ऑफ मनी। पहले भी हम बुक के बारे में कुछ चर्चा कर चुके दोस्तों, बुक पढ़ना चाहिए ये। ओके दोस्तों, क्योंकि आज अगर आप रीडर बनते हैं तो तभी जाके आपका लीडर बनिएगा, पहले आपको रीडर बनना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा लर्न दोस्तों, एक शब्द है इंग्लिश का लर्न, LEARN, मतलब इसका ये कहने का मतलब है LEARN। देखिए, आपको अर्न करने से पहले लर्न करना पड़ेगा, अर्न करने से पहले दोस्तों लर्न करना पड़ेगा। ऑल राइट, मतलब सब कमाना सब चाहता है, लेकिन कोई सीखना नहीं चाहता दोस्तों। और जो सीख के कमाता है, जो कोई कुछ सीख के कमाता है, सीख के करता है, कुछ लर्निंग, कुछ स्किल डेवलप करके करता है, फिर वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। उसकी मतलब कमाई कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो उसको मनी के क्षेत्र में कहिए कमाई कह सकते हैं, सामाजिक स्तर पे कह सकते हैं, चरित्र के स्तर पे कमाई कह सकते हैं, हर एक स्तर में वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। उसके लिए पहले लर्न करना पड़ता है, तो अर्न करने से पहले आपको लर्न करना पड़ेगा। देखिए, ये किताब हमने आज परचेज किया, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, मार्क मेंशन का, कई सारे किताब हमने इनका आपको रिकमेंड किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स मेरे पास था पहले भी, हिंदी में था, हिंदी में दोस्तों क्योंकि इंग्लिश राइटर है, हिंदी में उतना जो ट्रांसलेशन हुआ है सही से क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो इंग्लिश भी एक परचेज़ कर लिए। ऑलराइट, आप भी अगर परचेज़ करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा किताब है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों, सारा लिंक है, आप देख सकते हैं। और कुछ चीज़ें, कुछ बुक्स दोस्तों आपको जो भी चाहे, हिंदी का पसंद है, इंग्लिश का पसंद हो, कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, सिलेबस से बाहर आपको अच्छा लगेगा। आपका जो टाइम इसमें इन्वेस्ट होगा दोस्तों, वो आपके जो आप रील्स वगैरह या सोशल मीडिया पर जो वेस्ट हो रहा है, किल हो रहा है, उससे बेटर होगा। आप कुछ सीखेंगे, आपको कुछ अच्छा लगेगा, आप ज़रूर एक बार करके देखें। जितना है तो जिद करें, 8 रूल्स ऑफ लव, जे सेट्टी का अच्छा किताब है। अगर आप लव वगैरह में है या नहीं है, फिर भी तो लव तो दोस्तों दुनिया का सबसे क्या कह सकते हैं मनोरम चीज़ है, एक ना एक दिन सबको होगा। ओके, ये किताब भी है, ये भी किताब पहले है। और हौसलों का सफ़र अच्छी किताब है दोस्तों, IPS IAS में यदि आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर इनकी कहानियों को पढ़ें। ये टैबलेट है, कोई अगर टैबलेट में पढ़ना चाहता है या फ़ोन पे पढ़ रहा है तो आई पेन होने लगता है टैबलेट पे, आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। सस्ते में टैबलेट है दोस्तों, अच्छे से, अमेजोन पर भी उसका डिस्काउंट चल रहा है, आप ले सकते हैं। ये पहले से मेरी किताब कुछ बुक्स है। रिच डैड पुअर डैड अच्छी किताब है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का, अच्छा बोलने की कला या कामयाबी, अनफॉक योर ब्रेन, यदि आप में एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, फ्रैकआउट्स, ये कुछ भी है तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। इंग्लिश से डरना नहीं चाहिए दोस्तों, अगर आप अभी डर गए तो फिर भविष्य में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आजकल जानते हैं कि बहुत सारा काम इंग्लिश में ही हो रहा है। ऑब्वियसली इंग्लिश कोई नॉलेज का पैमाना तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश से आप अगर इंग्लिश अगर सीख जाते हैं
और लैंग्वेज ही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको सीखा जा सकता है, आसानी से सीखा जा सकता है। कोशिश कीजिएगा दोस्तों, लेकिन स्टार्ट तो करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो शुरुआत तो करना पड़ेगा। यदि आप अभी शुरुआत कर देते हैं तो आप आसानी से सीख कर सकते हैं। इंग्लिश की किताब हमें भी पढ़ने में दिक्कत होता है दोस्तों, तो क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग, जो भी वर्ड मीनिंग दिक्कत होता है जहाँ भी, ऑब्वियसली बहुत चीज़ समझ आते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा चीज़ नहीं समझ पाते हैं, तो वर्ड मीनिंग को लिखते जाते हैं और डेली 1-2 पेज पढ़े, वर्ड मीनिंग लिखे और अल्टीमेटली कहानी पता चल जाता है, सारा चीज़ पता चल जाता है। और उसके बाद आप भीतर से कॉन्फिडेंट भी होने लगते हैं, लगता है कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश एनी प्लेस, एट एनी प्लेस, आइदर इन पब्लिक एड्रेसिंग और एनीवेयर। तो ये बार बार प्रैक्टिस करने से ही आता है। ओके, तो प्लीज़ कोई ना कोई बुक परचेज करें, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।